ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। संदीप और शिवम एक पार्टी अटेंड करके घर वापस आ रहे थे बाइक पे। पार्टी में उन्होंने थोड़ी पी भी ली थी, इसलिए शिवम से बाइक अच्छी तरह से नहीं चल रही थी। जैसे तैसे वो चला रहा था। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और उन्हें घर जाने की जल्दी थी। जो नॉर्मल रास्ता था वहाँ से जाने में उन्हें बहुत टाइम लगता और ना ही उनके पास इतनी हिम्मत थी कि वो उतनी दूर बाइक चला पाए। उन्होंने पी ज़्यादा ली थी, इसलिए उन्होंने एक छोटा रास्ता निकाला अपने घर तक पहुंचने का। वो उस रास्ते से जा रहे थे। वो रास्ता थोड़ा कच्चा और सुनसान था, लेकिन क्या कर सकते हैं, घर जल्दी पहुंचने की जल्दी में और नशे के कारण वो उसी रास्ते से जा रहे थे। आपस में बात करते हुए वो दोनों पार्टी में जो हुआ उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। तभी अचानक से शिवम ने बोला कि भाई मेरे को ना थोड़ा आ गया है, मैं साइड में लगा के करके आता हूँ, तू यहीं रही हो, ठीक है। ये बोलकर शिवम ने बाइक को साइड पे लगा दिया और टॉयलेट करने के लिए एक झाड़ी के पास चला गया। टॉयलेट करके जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उसका दोस्त संदीप वहाँ पर नहीं है। वो चारों तरफ देखने लगा कि आखिर संदीप गया कहाँ, लेकिन हर तरफ देखने के बाद भी उसे संदीप दिखाई नहीं दिया। और फिर उसने संदीप का नाम ज़ोर ज़ोर से पुकारना शुरू किया, लेकिन फिर भी बदले में कोई जवाब नहीं आया। शिवम थोड़ा सा परेशान हो गया कि इतनी अंधेरी रात में संदीप कहाँ चला गया। वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा सुनसान था। शिवम परेशान हो रहा था कि आखिर संदीप कहाँ है। तभी अचानक से उसे संदीप के चिल्लाने की आवाज़ आई और वो आवाज़ उस सड़क से दूर एक जंगल से आ रही थी। शिवम भागता हुआ उस जंगल की तरफ गया और संदीप का नाम पुकारने लगा, लेकिन बदले में कोई जवाब नहीं आया। शिवम ने साफ साफ अपनी कानों से सुना था कि उसी जंगल से संदीप के चिल्लाने की आवाज़ आई थी, लेकिन अब शिवम के नाम पुकारने के बाद भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। शिवम और भी ज़्यादा परेशान हो गया। उसके पास ज़्यादा समय नहीं था, क्योंकि चिल्लाने की आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे संदीप काफ़ी बड़ी मुसीबत में है। उसका जो सारा नशा था वो उतर गया था। शिवम का नशा भी उतर गया था और बिना कुछ सोचे समझे वो जंगल में घुस गया और संदीप का नाम पुकारने लगा। लेकिन काफ़ी बार नाम पुकारने के बाद भी नतीजा वही निकला, जवाब कुछ भी नहीं आया। शिवम इन सारी बातों से परेशान हो गया। तभी अचानक से वहाँ एक आवाज़ गूंजी और ये आवाज़ सुनकर शिवम समझ गया कि कुछ बड़ी मुसीबत है और उसका अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। वहाँ पर जो हुआ उसे देखकर शिवम को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि एक 7 फुट का भेड़िया और ह्यूमन का मिक्सचर उस जंगल के एक अंधेरे कोने में खड़ा है और शिवम को देखकर गुर्रा रहा है। उस भेड़िया मानव को देखकर शिवम उस जंगल से बाहर भागा, लेकिन उसके दोस्त का अभी भी कुछ अता पता नहीं था। उसे लगा कि वो अकेले इस मुसीबत से नहीं निपट पाएगा, मदद बुलाना ही सबसे बढ़िया रास्ता है। वो भागते हुए अपनी बाइक के पास गया तो उसने देखा कि उसकी बाइक ज़मीन पर गिरी हुई है। उसने अपनी बाइक को उठाया और स्टार्ट करके वहाँ से काफ़ी तेज़ी से निकल रहा था, लेकिन उसने तभी एक आवाज़ सुनी और उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें दंग रह गई। उसने देखा कि वो हैवान, वो भेड़िया मानव काफ़ी तेज़ी से उसकी बाइक का पीछा कर रहा है। शिवम इतना दंग रह गया कि वो 40 से 50 की स्पीड पर गाड़ी चला रहा था, लेकिन उस भेड़िया मानव को देखकर उसने 80 पर गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। बाइक काफ़ी ज़्यादा स्पीड में थी, लेकिन वो भेड़िया मानव भी शिवम का पीछा कर रहा था। ना चाहते हुए भी उसने अपनी स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा दिया। उसकी स्पीड देखते ही देखते 100 के पार चली गई और वही हुआ जिसका डर था। शिवम से बाइक नहीं संभली और उसकी बाइक डिसबैलेंस हो गई और धड़ाम से शिवम ज़मीन पे गिरा।
लेकिन शिवम की किस्मत अच्छी थी क्योंकि वो उस इलाके से बाहर आ गया था। स्पीड काफ़ी तेज़ होने के कारण वो कब बाहर निकल आया उसे खुद भी पता नहीं चला, लेकिन वो गिरा बहुत बुरी तरह से था। उसके सर से खून बह रहा था। उसने अपने सर पे हाथ लगाया तो उसका पूरा हाथ खून से सन गया। शिवम की आंखें तकरीबन 1 घंटे बाद खुली और उसने अपने आसपास का नज़ारा देखा। उसके बाइक के चिथड़े उड़ चुके थे। गिरने की वजह से उसके हाथ पैरों में भी काफ़ी चोट आई थी और सर से उसके खून बह रहा था। उसका पूरा मुंह खून से सना हुआ था। वो वहीं पर पड़ा पड़ा तड़प रहा था, लेकिन तभी उसे संदीप की याद आई कि संदीप का तो कोई अता पता ही नहीं है। शिवम जैसे तैसे उठा और लंगड़ाते हुए वहाँ से जाने लगा। काफ़ी दूर चलने के बाद उसे एक पुलिस स्टेशन नज़र आया। पुलिस स्टेशन को देखकर शिवम की आंखों में थोड़ी उम्मीद की किरण जगी और वो पुलिस स्टेशन में घुस गया। पुलिस स्टेशन में घुसते ही पुलिस वालों ने जब उसकी हालत देखी तो पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल ले जाने लगे, लेकिन शिवम ने हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया और उसने कहा कि सर, मेरा एक दोस्त और मैं एक सुनसान रास्ते से आ रहे थे। मैंने बाइक रोकी और मैं टॉयलेट करने के लिए गया था। एक झाड़ी में टॉयलेट करने के बाद जब वापस आया तो मेरा दोस्त वहाँ नहीं था और मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। वो उसके चिल्लाने की आवाज़ आई और जिस दिशा से आई थी मैं वहाँ भागा। मैं उस जंगल में घुस गया जहाँ से वो आवाज़ आई थी और जब मैं उस जंगल में घुसा तो मैंने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा वेयरवुल्फ था। मुझे काफ़ी घबराहट हो रही है। मेरे दोस्त को मदद की ज़रूरत है, उसे बचा लीजिए। और ये कहते कहते शिवम वहीं पर बेहोश हो गया। शिवम की आंखें खुली तो उसने देखा कि वो हॉस्पिटल में है और पुलिस वालों ने उसे घेर रखा है। शिवम की जैसे ही आंखें खुली उसने पुलिस वालों से पूछा, सर आपने मेरे दोस्त को बचा लिया? क्या संदीप ठीक है? संदीप आपको मिल गया ना? जिसके जवाब में वो सारे पुलिस वाले एक दूसरे की शक्ल देखने लग गए और उनमें से एक पुलिस वाले ने कहा कि संदीप तुम्हारे साथ था, मैं सही कह रहा हूँ? और शिवम ने हाँ में सर हिलाया। और फिर उस पुलिस वाले ने कहा कि तुम्हारा कहना है कि तुम और तुम्हारा दोस्त बाइक पर आ रहे थे, एक सुनसान रास्ते से होते हुए तुम्हें टॉयलेट लगी और तुमने बाइक को रोका और जब तुम एक झाड़ी में टॉयलेट करके वापस आए तो तुमने देखा कि तुम्हारा दोस्त नहीं है और उसके चिल्लाने की आवाज़ आई और जब तुमने उस आवाज़ का पीछा किया तो तुम एक जंगल में पहुंच गए और वहाँ पे तुम्हें एक 8 फुट का वेयरवुल्फ मिला। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जिसके जवाब में शिवम ने फिर से हाँ में सर हिलाया। फिर उस पुलिस वाले ने कुछ और बातें कही। ये जितनी भी चोटें तुम्हारे लगी हैं वो बाइक से गिरने से लगी हैं, है ना? शिवम ने फिर से हाँ में सर हिलाया। और फिर पुलिस वाले ने आखिरी सवाल पूछा, तूने पी रखी थी, ये भी मैं सही कह रहा हूँ? शिवम ने फिर से हाँ में सर हिलाया। और फिर उस पुलिस वाले ने गुस्से में कहा कि सुन, मनगढ़ंत झूठ बोलना बंद कर। हकीकत तो ये है कि तुम दोनों पार्टी करके आ रहे थे, तुम दोनों ने पी रखी थी। तू नशे में बाइक चला रहा था और स्पीड ज़्यादा होने के कारण तेरा बैलेंस बिगड़ गया और तेरी बाइक का काफ़ी बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया जिसमें संदीप की मौत हो गई। और फिर अपनी जान छुड़ाने के लिए तू ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहा है। ये सब सुनते ही शिवम की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि सर आप ये कैसी बकवास कर रहे हैं? मैं अपने दोस्त के लिए यहाँ परेशान हो रखा हूँ और आप ऐसी बकवास बातें कैसे कर सकते हैं? मैंने सच में उस 8 फुट के राक्षस को देखा है। वो पुलिस वाला ये सारी बातें सुन के और भी ज़्यादा गुस्से में हो गया और उसने कहा कि ये कोई हॉरर पिक्चर चल रही है जो वेयरवुल्फ घूमेगा यहाँ पर? हाँ, यह हकीकत है, वेयरवुल्फ जैसा कुछ भी नहीं होता है। ये मनगढ़ंत कहानियाँ बनाना बंद कर और ठीक हो, लंबा अंदर जाएगा तू। उन पुलिस वालों में से किसी ने भी शिवम की बातों पे यकीन नहीं किया, लेकिन उस रात जो शिवम के साथ हुआ वो सिर्फ शिवम ही जानता था। हर पल उसे संदीप की चिंता खाने लगी थी।
वो सिर्फ यही सोचा करता था क्या उसका दोस्त संदीप जिंदा भी है या नहीं। काफ़ी सारी नेगेटिव फीलिंग्स उसे रोज़ आती थी। लेकिन आखिरकार 1 महीने के इलाज के बाद वो ठीक हो पाया और चलने फिरने के लायक बना। जैसे ही वो चलने फिरने के लायक बना तो वो हॉस्पिटल से निकल के उस जंगल की तरफ भागने लगा, क्योंकि संदीप की चिंता शिवम को खाई जा रही थी और शिवम बिल्कुल बेचैन सा हो रखा था। उसे बस अपने दोस्त को बचाना था। वो हॉस्पिटल से भागकर उस जंगल की तरफ भागने लगा और वो वहीं पर लड़खड़ा कर गिर गया। उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो अपने घर पे है। उसने अपने घर वालों को ये सारी बातें बताई तो उसके घर वाले ये सारी बातें सुनकर एक ही बात बोले, बेटा तुम्हें आराम की ज़रूरत है। ये सारी बातें सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है। पुलिस वालों की तरह उसके घर वालों ने भी उसकी बातों का यकीन नहीं किया। शिवम कहीं बाहर ना जाए इसलिए उसके घर वालों ने उसे उसके कमरे में ही बंद करके रख दिया। लेकिन शिवम से रहा नहीं जा रहा था। संदीप कैसा है, जिंदा भी है या नहीं है, यही बातें उसे परेशान करी जा रही थी। और एक रात उसका सब्र का बांध टूट गया और जैसे तैसे करके वो अपने घर से भाग निकला। शिवम भागते हुए अपने एक दोस्त के घर पहुंच गया और उसके घर का दरवाज़ा खटखटाने लगा। उसके दोस्त ने जब दरवाज़ा खोला तो शिवम को वहां देखा और शिवम की ऐसी हालत देखकर शिवम का दोस्त काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। और फिर शिवम अपने दोस्त के घर के अंदर चला गया और जो भी हुआ वो सारी बातें उसने अपने दोस्त को बताई। और जब शिवम के दोस्त ने ये सारी बातें सुनी तो शिवम के दोस्त ने भी वही किया जो बाकी सब ने किया। उसने ये सारी बातें झूठ मान ली और शिवम से कहा कि भाई देख, मैं तेरा दोस्त हूँ, देख तू जानता हूँ संदीप काफ़ी अच्छा दोस्त था तेरा, लेकिन मान ले इस बात को, तूने पी रखी थी, बाइक को नहीं संभाल पाया, तो गिर गए तुम दोनों बाइक से और संदीप पता नहीं कहाँ गया होगा। और ये भेड़िया मानव, ये सब वहम है। मेरी बात मान, जो भी हुआ सब भूल जा और पुलिस को अपना काम करने दे। वो संदीप का पता ज़रूर लगा लेगी। मैं भी प्रार्थना करूँगा कि संदीप ठीक हो। और शिवम ने जब ये बातें सुनी तो शिवम ने कहा कि हाँ, तूने भी यही कहा ना, तुझे भी मेरे पे यकीन नहीं है, लेकिन हम दोनों 10 साल से दोस्त हैं। आज एक दोस्त की हैसियत से भीख मांगने आया हूँ, मुझे भीख दे दे बस। शिवम के दोस्त ने जब ये बातें सुनी तो उसकी आंखें नम हो गई और उसने कहा कि भाई तू मुझे गलत क्यों समझ रहा है, मैं तो तेरी भलाई चाहता हूँ। और फिर शिवम ने कहा कि तू मेरी भलाई चाहता है ना, तो जो मांग रहा हूं दे दे। मुझे तेरी बंदूक चाहिए, तेरे पास गन्स है ना, वो गन्स मुझे दे दे, बाकी मैं देख लूंगा। शिवम ने जब ऐसी बातें कही तो उसका दोस्त शिवम की बातों पे यकीन करने के लिए मजबूर हो गया और उसने अपने गन कलेक्शन से कुछ खतरनाक गन्स शिवम को दे दी। और शिवम के दोस्त ने कहा कि देख, तू जहाँ भी जा रहा है मैं भी तेरे साथ चलूँगा। जिसके जवाब में शिवम ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा दोस्त मेरी वजह से फंसा है, मैं बचा लूँगा या वहीं मर जाऊँगा। तू अपनी जान को खतरे में मत डाल, तूने दोस्ती निभा दी है मेरी मदद करके, अब आगे मैं देख लूँगा। शिवम धीरे धीरे चलता हुआ उस जंगल के पास पहुँचा और उसी हिस्से में जाके घुस गया जहाँ पर उसे संदीप की चिल्लाने की आवाज़ आई थी और जहाँ उसे वो 8 फुट का राक्षस दिखा था। शिवम जब उस जंगली इलाके में घुसा तो उसे संदीप के चिल्लाने की आवाज़ आई और संदीप के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर शिवम के शरीर में जैसे जान आ गई हो और वो भागता हुआ उस दिशा में गया, संदीप को पुकारते हुए। संदीप, संदीप देख मैं आ गया। संदीप कहाँ है तू? शिवम
उस जंगल में घूम ही रहा था, तभी अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई दी। और जब शिवम ने उस डायरेक्शन में देखा तो उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे वही 7 से 8 फुट का राक्षस भेड़िया मानव वहीं पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और शिवम को घूर रहा है। शिवम ने जब उस हैवान को देखा तो उसकी तरफ गन तान दी और बोला कि संदीप को वापस कर दो, वरना गोलियों से भून के रख दूंगा। और जब उस हैवान ने ये बातें सुनी तो वो हंसने लगा और उसने हंसते हुए कहा कि मुझे मारोगे इस बंदूक से? तुम मुझे नहीं मार सकते। पता है क्यों? क्योंकि तुम बुज़दिल हो। अपने दोस्त को छोड़ के अकेले जंगल में भाग आए। हाँ, तुम तो भगोड़े हो, तुम्हारे अंदर तो हिम्मत ही नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होती तो तुम उसी दिन मेरा सामना करते, भगोड़ों की तरह भागते नहीं, डरपोक। शिवम ने जब ये बातें सुनी तो उसका मनोबल थोड़ा टूट गया, लेकिन शिवम ने हार नहीं मानी और उस हैवान पे एक के बाद एक गोलियां चलाना शुरू कर दिया। लेकिन उस भेड़िया मानव पे एक भी गोली का असर नहीं हुआ, उसे एक खरोच तक नहीं आई। और वो हैवान हंसते हुए बोला कि ये तुम्हारी मामूली गोलियां मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मेरी ताकतों की कोई सीमा नहीं है और तुम्हें मैं नहीं मारूंगा। तुम्हें मारना मेरी शान के खिलाफ है। मैं बुज़दिलों को नहीं मारता। तुम्हें पता है कौन मारेगा? जिसे तुम बचाने आए हो। बाहर आओ, ये मेरा हुक्म है, बाहर आओ। और उस हैवान के बुलाने पर एक अंधेरे कोने से एक इंसान निकल कर आया। और जब शिवम ने उसे देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो इंसान और कोई नहीं, संदीप ही था। लेकिन तभी अचानक से उस हैवान ने एक बात बोली, मार दो। और ये सुनते ही संदीप ने हाँ में सर हिलाया और वो देखते ही देखते एक भेड़िए में बदल गया। वो शिवम की तरफ बढ़ने लगा। शिवम ने संदीप के ऊपर गोली तान दी, लेकिन वो फायर करे तो करे कैसे? शिवम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और संदीप ने अचानक से हमला कर दिया शिवम पर। संदीप एक भेड़िया बन चुका था, जिसकी वजह से उसकी ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। शिवम के पास बंदूकें थी, लेकिन वो उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। संदीप एक जोरदार वार शिवम पे करने ही वाला था, तभी अचानक से उसके वार करते हुए हाथ अचानक से रुक गए और वो शिवम को घूरने लगा। शिवम ने जब ये देखा तो संदीप से कहा कि संदीप देख, मैं हूं तेरा दोस्त। देख, मैं तुझे बचाने आया हूं। देख, मैं तेरा दोस्त हूं। तू बहुत ताकतवर है। मैं जानता हूं ये अंदर से तुझे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन तू इतना कमजोर नहीं है। तू तो मेरा दोस्त है। और जब संदीप ने ये बातें सुनी तो उसने शिवम को देखते हुए कहा, शिवा दोस्त है। और संदीप ने शिवम को छोड़ दिया। और जब उस हैवान ने ये देखा तो उसने कहा कि मेरी बात मानो, वरना तुम्हें भी मार के फेंक दूंगा। और फिर संदीप, जो कि अब भेड़िया बन चुका था, उसने शिवम से कहा कि शिवा दोस्त है, भाग जाओ यहां से। शिवम जैसे तैसे खड़ा हुआ और उस हैवान ने शिवम पे हमला करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन
संदीप ने उससे पहले उस हैवान पर हमला कर दिया, लेकिन वो हैवान संदीप से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था और उसने संदीप का गला पकड़ लिया और संदीप से कहा कि काफी सालों पहले मैं भी अपने दोस्त के साथ था। हम सब एक जंगल में घूम रहे थे। रात के वक्त एक भेड़िए के झुंड ने हम पर हमला कर दिया। मेरे सारे दोस्त बुज़दिलों की तरह भाग गए और उन भेड़ियों ने मुझे काफी बुरी तरह से जख्मी कर दिया। लेकिन उस दिन के बाद से मुझे शक्तियां मिली। मैं भेड़िए की तरह खूंखार, ताकतवर और फुर्तीला हूं, लेकिन इंसान की तरह समझदार भी। और यही ताकत मैंने तुम्हें देने की कोशिश करी। तुम्हारा दोस्त भी बुज़दिल था। जैसे मेरे दोस्त मुझे छोड़ के भाग गए, वैसे ये भी तुम्हें छोड़ के भाग गया। इसलिए मैंने तुम्हें ताकतें दी थी कि तुम अपनी बाकी की जिंदगी आराम से जी सको। लेकिन तुमने मेरे साथ गद्दारी करी, और गद्दारी का सिर्फ एक ही नाम होता है, और वो है मौत। और ये कहते ही उस हैवान ने शिवम के सामने ही संदीप की गर्दन को तोड़ के रख दिया। संदीप काफ़ी बुरी तरह से घायल हो गया और ज़मीन पर गिर गया, और वो हैवान शिवम की तरफ अपने कदमों को बढ़ाने लगा। शिवम वहाँ से भागना नहीं चाहता था और उसने वही किया। उस हैवान पे गोलियां चलाना शुरू कर दिया, लेकिन वो सारी गोलियां बेकार हो रही थी। तभी अचानक से वहाँ कुछ आवाज़ आई। उस हैवान के पास एक चीज़ आके गिरी और वहाँ पर एक धमाका हुआ, जिसके धमाके से वो हैवान काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया। और शिवम ने जब आसपास देखा तो उसे एक आवाज़ आई, और मेरे दोस्त मदद चाहिए। वो घर पे मैंने सोचा ना कि मैंने दोस्ती थोड़ी कम निभाई, थोड़ी ज़्यादा निभानी चाहिए ना, इसलिए मैं यहाँ तक आ गया। पहुँचने में ज़्यादा देर कर दी क्या? और शिवम ने देखा कि उसका दोस्त वहाँ आ गया था, जिसने शिवम को बंदूकें दी थी, और उसने उस हैवान के पास एक ग्रेनेड फेंका था और वो हैवान मारा गया। शिवम अपने उस दोस्त के गले लग गया और उसने संदीप को देखा तो संदीप की गर्दन टूटी तो थी, लेकिन संदीप जिंदा था। और उसी वक्त सुबह हो गई। सूरज की किरणें जैसे ही ज़मीन को छूने लगी तो संदीप पहले जैसे इंसान बन गया। वो दोनों संदीप को लेके हॉस्पिटल पहुँचे और उसका इलाज करवाया, और काफ़ी लंबे समय के बाद संदीप भी ठीक हो गया। लेकिन अब उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई थी, क्योंकि अब वो कोई आम इंसान नहीं था। वो अब भेड़िए की ताकतों का मालिक बन गया था और उसे अपनी ताकतों पे गर्व था। विकास ने काफ़ी सालों की मेहनत के बाद इतने पैसे इकट्ठा किए थे कि वो आज घर बना रहा था। उसने घर बनाने के लिए ज़मीन खरीदी थी, और वो ज़मीन एक जंगल के पास थी। वहाँ पर प्लॉट कटे ही थे, वहाँ पर किसी ने घर नहीं बनाया था। विकास पहला बंदा था जो वहाँ पर घर बना रहा था। विकास का आधा घर तैयार हो गया था, लेकिन अभी भी उसमें बहुत सारा काम बाकी था। सारे मजदूर शाम के वक्त अपने अपने घर चले जाते थे, लेकिन विकास को कोई ऐसा मजदूर नहीं मिल रहा था जो उसके घर का ध्यान रखे रात के वक्त। इसलिए विकास ने खुद ही वहां रात को रुकने का फैसला किया। शाम के वक्त सारे मजदूर अपने अपने घर चले गए और विकास वहीं पर रुका रहा। अपने घर की पहली मंजिल पर विकास रात के वक्त बैठा हुआ था। तकरीबन रात के 11 बजे थे और वो खाना खा के आराम कर रहा था। तभी अचानक से उसे कुछ हलचल महसूस हुई, जैसे उसके घर में कोई आ गया है। विकास का घर पूरी तरह से नहीं बना था और उसमें ज़्यादा सुरक्षा नहीं थी। विकास को पूरा यकीन था कि शायद कोई अंदर घुस गया है और वही ये सब हलचल कर रहा है। विकास खड़ा हुआ और एक सुरक्षा के लिए एक डंडे को लेकर घूमने लगा। उजाले के लिए उसने परमानेंट एक बल्ब लगा रखा था, जिससे वहाँ रोशनी आ रही थी, और विकास पूरे बिल्डिंग में घूम रहा था। तभी अचानक से उसे आवाज़ सुनाई दी एक। ये आवाज़ सुन के विकास को चैन पड़ा। उसने देखा कि एक चूहा है
और वो चूहा अंधेरे में कहीं गायब हो गया। विकास ने चैन की सांस ली। उसे लगा कि ये हलचल की आवाज़ें इसी चूहे की वजह से हो रही होगी और वो वापस से आराम करने लगा। लेकिन तभी अचानक से उसके कानों में एक और आवाज़ दस्तक देती है, जिसकी वजह से उसकी आ रही सारी नींद वहीं उड़ जाती है। ये आवाज़ सुन के विकास काफ़ी ज़्यादा डर गया था। उसे लगा कि कोई जंगली जानवर यहाँ घुस गया है, क्योंकि जंगल ज़्यादा दूर नहीं है। विकास इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन उसे इस बात का यकीन तो हो ही गया था कि कोई ना कोई तो ज़रूर अंदर घुस गया है। वो बिल्डिंग नई नई बनी थी और आसपास जंगल एरिया था, जिसकी वजह से वहाँ टावर बहुत कम थे। और विकास एक कॉल करने के लिए छत की तरफ भागा। छत पर चढ़ने के बाद वो नीचे की ओर देखता हुआ उसने फ़ोन मिलाया और उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें और चौड़ी हो गई। उसके फ़ोन मिलाते हुए हाथ अचानक से रुक गए। उसने देखा कि कम से कम 4-5 भेड़िए उसकी बिल्डिंग के चारों तरफ इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और एक आदमी उनके बीचों बीच खड़ा है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। उसे लगा कि उस आदमी को वो सारे भेड़िए मार देंगे। लेकिन अजीब बात तो यह है कि उस आदमी की शक्ल पे बिल्कुल भी डर नहीं था। वो एकदम बिना डरे वहाँ पर खड़ा था, जैसे वो सारे भेड़िए उसके नौकर हो। वो आदमी वहीं पर खड़ा था। वो दिखने में थोड़ा अजीब था, लेकिन विकास इंसानियत के नाते डंडे को लेके उस आदमी को बचाने के लिए नीचे उतरा और जाते ही उसने उन भेड़ियों के सर पे डंडे से ज़ोरदार वार किया, जिसकी वजह से वो सारे भेड़िए इर्द गिर्द इधर उधर भागने लगे। विकास ने काफ़ी हिम्मत से काम लिया था, लेकिन था तो वो इंसान ही। इतने सारे भेड़ियों को देखकर वो घबरा गया था। उसने उस आदमी से बोला कि अरे 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 पागल वागल है क्या? इतनी रात को तू यहाँ क्या कर रहा भाई? अरे मार देंगे ये भेड़िए तुझे, चल मेरे साथ ऊपर। जिसके जवाब में उस आदमी ने कुछ भी नहीं कहा। विकास उसे देख रहा था और बार बार कहे जा रहा था कि यहाँ से चलो, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। वो भेड़िए जान से मार देंगे उन दोनों को। लेकिन उस आदमी ने उसकी बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और विकास को कहा कि मेरे लोगों को मारने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? उस आदमी ने धीरे धीरे विकास की तरफ कदम बढ़ाए और उस आदमी के ऐसे कदम बढ़ाते हुए विकास काफ़ी ज़्यादा डर गया और अपने कदम पीछे लेने लगा। तभी अचानक से वो 5 भेड़िए वापस से आए। वो सारे विकास पे हमला करने ही वाले थे। तभी अचानक से उस आदमी ने उन 5 भेड़ियों को एक हाथ दिखाया और वो हाथ उसने ऐसे दिखाया जैसे वो उन्हें रोकने का इशारा कर रहा हो, और वो सारे भेड़िए शांत हो गए। विकास अपने कदम पीछे ले रहा था और वो आदमी विकास की तरफ कदम बढ़ा रहा था। वो कदम बढ़ाते बढ़ाते बोला कि तुझे पता है मैंने इन्हें क्यों रोका? अगर मैं इन्हें इशारा नहीं करता ना तो ये तेरे चीथड़े उड़ा देते। लेकिन मैंने तुझे मारा नहीं। पता है क्यों? क्योंकि तू अच्छा इंसान है। मुझे पता चल गया तू मुझे देखकर ये सोच कर आया कि वो मुझे मार देंगे। तू मुझे बचाने के लिए आया। अच्छा दिल है तेरा, लेकिन मैं तुझे माफ नहीं करने वाला। और ये बोलते बोलते वो एक आदमखोर भेड़िए में बदल गया। वो तकरीबन 8 फुट का एक भेड़िया बन गया जो कि 2 पैरों पे चल रहा था। ये देखते ही विकास की हालत खराब हो गई और वो डर के मारे चिल्लाने लगा, लेकिन उसके आसपास उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। उससे आदमखोर भेड़िए ने कहा कि इस घर को छोड़ के चला जा, यहाँ कोई भी नहीं रहेगा, समझा? यह हमारा घर है। जिसके जवाब में विकास काफ़ी ज़्यादा डर गया। उसके मुंह से आवाज़ निकल ही नहीं रही थी और अचानक से वो ये सब भयानक मंजर देखता हुआ बेहोश हो गया। और जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो अपनी छत पर है और वो आदमी वहीं पर बैठा हुआ है। उस आदमी को देख के विकास काफ़ी ज़्यादा घबराने लगा और उसने कहा कि देखो, मुझे जाने दो। ये ज़मीन मैंने खरीदी है। मैंने बड़ी मेहनत करी है सालों साल। मैंने बड़े पैसे लगाए हैं यहाँ पे। मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ यहाँ पर।
परेशान मत करो, देखो अच्छा नहीं होगा। और ये बातें सुन के वो आदमी हंसने लगा और उसने कहा कि सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा। हाँ, हमारा कोई हक नहीं इस धरती पे। हाँ, हर जगह तुम अपने घर बना लो, जंगलों में, बस्तियों में, हर जगह तुम अपने घर बना लो। हम कहाँ जाएंगे? हम जंगली जानवर कहाँ जाएंगे? तुमने तो अपना घर यहां बना लिया, अब हमें बताओ हम कहाँ जाएंगे? धीरे धीरे हमारी जमीनों पे कब्जा कर करके हमारे घरों को छीन के उनके ऊपर घर बनाए जा रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज्यादा ही मतलबी हो रहे हो? तुमने कुछ कागज के टुकड़े देकर इस जमीन को अपने नाम कर लिया। ये जमीन, तुम्हें सच में लगता है इस जमीन की कोई कीमत होती है? तुम जितने भी पैसे खर्च कर लो, जितने भी कागज के टुकड़े खर्च कर लो, तुम कभी जमीन बना सकते हो उन पैसों को खर्च करके? जवाब दो। जिसके जवाब में विकास घबराते हुए कहा कि नहीं बना सकते। और फिर वो आदमी हंसने लगा और उसने कहा कि क्यों? तुमने तो कुछ कागज के टुकड़े देखकर ये जमीन खरीद ली, फिर उन कागज के टुकड़ों का इस्तेमाल करके जमीन क्यों नहीं बना सकते? और जमीन बनाओ ना। वो जमीन के टुकड़ों को तुम कागज से नहीं खरीद सकते। ये धरती जो है इकलौता इंसानों के लिए नहीं है। यहाँ कई तरह के जीव रहते हैं, सबका बराबर का अधिकार है। तुमने कुछ टुकड़ों को कमाना सीख लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया तुम्हारी है। कई सालों से हम इस अन्याय को सहते रहे। तुम सब हमारे घरों को खराब करते रहे, हमारे घरों को काटते रहे, लेकिन अब और नहीं, ये हमारा घर है। यहां तुम अपना घर नहीं बना सकते। मुझे इंसानों से नफरत है। हमेशा लालच में इंसान का ही बुरा कर देता है। तो हम तो जानवर हैं। खैर, यहां कोई घर नहीं बनेगा तुम्हारा। इस जमीन को तुमने जिससे खरीदा है उससे पैसे वापस लेके यहां से चले जाओ। विकास को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि वो ये सब क्या देख रहा है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके सर में दर्द हो रहा था। वो आदमी विकास को ये सारी बातें समझा रहा था। तभी वो आदमी उठता हुआ बोला कि आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं पत्थर दे लूं और आगे भी मैं नरम दिल से काम नहीं लूंगा। आज तो मैंने छोड़ दिया तुम्हें, लेकिन जो मैंने बताया है वो जल्दी से जल्दी करो, वरना अगर तुमने वापस यहां अपना घर बनाने की कोशिश की तो जो होगा उसका जिम्मेदार तुम खुद होगे। और ये आवाज़ सुनने के बाद विकास बेहोश हो गया। और जब उसकी आंखें खुली तो वो आसपास देखने लगा तो सुबह हो चुकी थी और सारे मजदूर उसके आसपास खड़े थे। विकास को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ क्या, लेकिन एक बात तो उसे समझ आ गई थी कि यहाँ पर घर बनाना खतरे से खाली नहीं है। उसने उस जमीन को बेच दिया। सचिन अपनी कार में सफर कर रहा था और अपनी मंजिल की ओर बढ़े जा रहा था। उसके रास्ते में एक सुनसान रास्ता है और उसी रास्ते को फॉलो करते हुए वो अपनी कार को उसी रास्ते पर लेकर जा रहा था। उसके चारों तरफ कुछ था तो सिर्फ सन्नाटा। वो अपनी कार को चलाए जा रहा था। उसके दोनों तरफ अगल बगल जंगल था। वो अपनी कार को काफ़ी तेज़ी से लेकर जा रहा था। तभी अचानक से उसकी कार के सामने एक हिरन आ गया, जिसकी वजह से उसने जोरदार एक ब्रेक मारी
लेकिन कार पूरी नहीं रुक पाई और उस हिरन को टक्कर लग गई। टक्कर ज़्यादा जोरदार नहीं थी, लेकिन वो हिरन गिर गया वहीं पर। और सचिन ने तुरंत दरवाज़ा खोला और उसके पास बढ़ ही रहा था, तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसने देखा कि एक तेज़ी से भागता हुआ 8 फुट का एक भेड़िया और इंसान का हाइब्रिड आया और उस हिरण को उठा के वहाँ से ऐसे गायब हो गया जैसे वो आया ही नहीं था। इतनी रफ्तार से वो आकर गायब हुआ था जिसका कोई मुकाबला नहीं था। सचिन तो कम से कम 5 मिनट तक वहीं पर बुत बन के खड़ा रहा कि ये सब हुआ क्या। अभी अचानक से उसकी आंखों के सामने एक हिरण पड़ा था, लेकिन वो 8 फुट का दिखने वाला भेड़िया मानव उसे लेकर ऐसे गायब हो गया जैसे कोई लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा हो। सचिन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और वो यही सब सोचा जा रहा था कि क्या ये सब हकीकत थी या ये सब वहम था। सचिन को कुछ भी समझ नहीं आया। वो अपनी कार में वापस बैठा और कार को चलाने लगा। तभी अचानक से उसे आवाज सुनाई दी। और ये आवाज सुन के वो काफी ज्यादा घबरा गया और अपनी गाड़ी को और भी तेजी से निकालने लगा। उसने पीछे मुड़ के देखा तो एक 8 फुट का वही हाइब्रिड उसकी कार का पीछा कर रहा था और वो इतनी तेजी से पीछा कर रहा था कि वो कार की स्पीड को बस पकड़ने ही वाला था। लेकिन जैसे तैसे करके सचिन ने उस कार की स्पीड को और बढ़ा दिया और कार काफ़ी तेज़ी से वहाँ निकल रही थी। काफ़ी मुश्किल से उस रास्ते से सचिन अपनी कार को दूर लेकर आ पाया, लेकिन पीछे से एक आवाज़ गूंजती रही। सचिन जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से निकला और घर आकर उसने चैन की सांस ली और भगवान का शुक्रिया अदा करा कि वो आज बच गया, वरना वो आदमखोर भेड़िया सचिन को अपना शिकार बना ही लेता। सचिन ने ये सारी चीज़ें पहली बार देखी थी और उसे अपनी आंखों पे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ये सब क्या देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसका वो मजाक बनाता था बचपन से और सिर्फ मनोरंजन के लिए ऐसी चीज़ों को सुनना पसंद करता था, आज उसने उन चीज़ों का सामना किया है। सचिन ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि किसी ज़िंदगी के मोड़ पर उसे इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाला और उसने चैन की सांस ली। हाथ मुंह धोकर उसने अपनी टीवी को खोला और टीवी पे न्यूज़ चैनल लगाया। लेकिन जैसे ही उसने न्यूज़ चैनल को ऑन किया, उसने जो न्यूज़ देखी वो न्यूज़ देखते ही उसकी आंखें और चौड़ी हो गई। और वो न्यूज़ थी कि नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस न्यूज़ चैनल पे और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आदमखोर भेड़िए की जिसे कई लोगों ने देखने का दावा किया है। लोगों ने बताया है कि वो कम से कम 8 फुट का है और वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा भयानक है। उसकी रफ्तार काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। वो किसी भी चलती हुई कार का पीछा कर सकता है। वहाँ से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवर्स और अन्य यात्रियों की बातों को माने तो वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा भयानक है और वो इतनी तेज़ी से कार का पीछा करता है जैसे कार चल ही नहीं रही हो। लेकिन फॉरेस्ट टीम ने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अफवाह है। लेकिन जो इन सब चीज़ों के ऊपर विश्वास करते हैं और जिन्होंने इस सब चीज़ों को देखा है वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं और उन्होंने उन रास्ते से आने जाना बंद कर दिया है। क्या लगता है आपको, इन सब बातों के पीछे क्या है? कोई अफवाह या सिर्फ ये एक सच है? ये सब सुनते ही सचिन के होश उड़ गए और उस न्यूज़ चैनल पे और भी लोगों के इंटरव्यू चले जिन्होंने उस आदमखोर भेड़िए को देखा था और उन सब लोगों ने वही सारी बातें बताई और वही सारे अनुभवों को बताया जो कि सचिन ने भी आज अनुभव किया था। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया इन सारी बातों को देखकर और उसने कसम खा ली कि वो उस रास्ते से कभी भी नहीं गुजरेगा। लेकिन उसके दिमाग में इतना ज़्यादा डर और दहशत भर गई थी कि उसे रात के वक्त सोते वक्त ऐसी आवाज़ें आती थी।
मेरा नाम सत्यम है। ये बात है उस वक्त की जब मेरे फूफा जी की नई नई शादी हुई थी और उस वक्त फसल काफ़ी अच्छी हुई थी। मेरे फूफा जी का खेत गांव से काफ़ी दूर था और फसल को कोई जानवर बर्बाद ना कर दे, इसलिए मेरे फूफा जी फसल की रखवाली के लिए रात के वक्त खेत में गए। उन्हें पूरी रात उसी खेत में बितानी थी, इसलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए एक राइफ़ल अपने साथ रख ली। मेरे फूफा जी ने अपने खेत में एक चारपाई बिछाई और उसी पे आराम करने लगे। आराम करते करते उन्हें नींद आ गई और वो कब सो गए उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। रात हुई और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हुआ और अंधेरे में ही एक अजीब सी आवाज़ ने मेरे फूफा जी के कानों में दस्तक दी। मेरे फूफा जी ने आंखें खोली और आसपास देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। हर तरफ उन्हें सिर्फ अंधेरा नज़र आ रहा था। फूफा जी ने अपने पास ही रखी हुई एक टॉर्च को जलाया और आसपास देखने लगे। उन्हें सब कुछ नॉर्मल नज़र आया और उन्हें ऐसा लगा कि ये आवाज़ सिर्फ उनका वहम है, इसलिए उन्होंने टॉर्च बंद की और वापस लेट गए। कुछ ही देर बाद फूफा जी के कानों में उसी आवाज़ ने दस्तक दी। और मेरे फूफा जी थोड़ा चौकन्ना हो गए, क्योंकि उन्हें भी पता था कि वहम बार बार नहीं होता और हो ना हो ये आवाज़ आसपास से ही आ रही थी। और मेरे फूफा जी चौकन्ना हो गए। मेरे फूफा जी चारपाई से खड़े हुए और खेत का चक्कर लगाने लगे। उनके हाथ में राइफ़ल थी। उन्होंने खेत के कई चक्कर लगाए, लेकिन उन्हें कुछ भी अजीब नहीं मिला। और फिर मेरे फूफा जी थोड़ी देर बाद वापस से चारपाई पे आ गए और फिर से लेट गए। मेरे फूफा जी को नींद आने लगी और वो गहरी नींद में सो गए। और तकरीबन रात के 2 बजे अचानक से मेरे फूफा जी को कुछ अजीब लगा। मेरे फूफा जी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके आसपास कोई है, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके आसपास कुछ अजीब हो रहा है। और तभी अचानक से मेरे फूफा जी ने आंखें खोली और आसपास फिर से टॉर्च जला के देखने लगी और फिर से वही आवाज़ मेरे फूफा जी को सुनाई दी। मेरे फूफा जी काफ़ी ज़्यादा डर गए, क्योंकि ये आवाज़ किसी ऐसे वैसे जानवर की नहीं थी। कोई छोटा मोटा जानवर नहीं था जो लाठी या डंडे से भाग जाए। मेरे फूफा जी ने तुरंत राइफ़ल उठाई और चौकन्ना हो गए। तभी अचानक से फूफा जी पे किसी ने हमला कर दिया और वो इतना तेज़ था कि फूफा जी उसे देख भी नहीं पा रहे थे। वो जो भी था उसने फूफा जी की पीठ पे वार किया था और फूफा जी को संभलने का मौका भी नहीं मिला था। उनके हाथ से राइफ़ल गिर गई और वो वहीं पर चिल्लाने लगे, जिसकी वजह से आसपास के खेतों में जो भी लोग अपने फसलों की रखवाली कर रहे थे वो फूफा जी के पास आए। उसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। सबने देखा कि फूफा जी ज़मीन पे पड़े हुए हैं और उनकी पीठ से ढेर सारा खून बह रहा है। मेरे फूफा जी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और जब डॉक्टर ने उनका इलाज किया तो उनकी पीठ पे काफ़ी ज़्यादा गहरे घाव थे और वो भी जंगली जानवर के पंजों के। मेरे फूफा जी का काफ़ी खून बह गया था, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। डॉक्टरों ने अपनी पूरी जान लगा दी और उनका ट्रीटमेंट किया। तकरीबन 2 दिन बाद होश आया और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने बताया कि वो कोई जंगली जानवर नहीं था, वो एक 8 फुट का भेड़िया जैसा दिखने वाला इंसान था जिसने फूफा जी पे हमला किया था, और वो भी पीछे से। वो जो भी था वो 8 फुट का हैवान, उसने फूफा जी को संभलने तक का मौका नहीं दिया था। वो पता नहीं इतनी फुर्ती से पीछे से आया जैसे उसकी रफ्तार का कोई मुकाबला ही ना हो। मेरे फूफा जी की पीठ पे आज भी उस जंगली जानवर के पंजों के निशान हैं, जिन्हें देखने के बाद हर कोई सहम जाता है। और मेरे फूफा जी अपने आप को काफ़ी खुशनसीब मानते हैं कि वो उस जंगली भेड़िए से, या तो कहो भेड़िया मानव से, बच गए। क्योंकि उसके बाद कई सारे ऐसे केसेस सामने आए जब किसानों की भेड़ बकरियां और जानवर गायब होने लगे और उनकी लाशें कहीं दूरी कहीं मिलती थी और उनकी लाशों की काफ़ी बुरी तरह से चीर-फाड़ कर दी गई होती थी। ऐसा कई लंबे वक्त तक चला और एक दिन अचानक से ये सब होना बंद हो गया। गांव वालों का कहना है कि वो भेड़िया, वो जंगली कहीं और चला गया, और कुछ लोगों का कहना है कि वो भेड़िया मारा गया।
लेकिन वो मारा गया हो या कहीं गया हो, लेकिन अपने पीछे वो ऐसा आतंक मचा के गया कि गांव के लोग आज भी रात के वक्त अपने खेतों में या बाहर जाने से डरते हैं। उन्हें यही डर सताता है कि कहीं वो भेड़ या वो जंगली वापस ना आ जाए। मेरा नाम रमेश है। पेशे से मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मैं एक सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता हूँ और मुझे अलग अलग जगह सिक्योरिटी की ड्यूटी दी जाती है। ऐसे ही एक जगह मैं सिक्योरिटी के लिए गया हुआ था। वो एक कंस्ट्रक्शन साइट थी और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग बन रही थी। वो बिल्डिंग जंगल के बाहर थी और वो काफ़ी लंबे समय में बनने वाली बिल्डिंग थी और उस बिल्डिंग की रखवाली के लिए मेरे को वहाँ पर रखा गया था। रात का वक्त था और सर्दी हो रही थी, कोहरा छाया हुआ था। मेरे को नाइट शिफ्ट करने की आदत नहीं थी, लेकिन मजबूरी में मुझे वो नाइट शिफ्ट करनी पड़ी। मैं बिल्डिंग के बाहर ही बैठा हुआ था। बिल्डिंग को बने हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, अभी काम भी पूरा नहीं हुआ था। वो बिल्डिंग काफ़ी बड़ी थी और बिल्डिंग की चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड तैनात थे और एक साइड पे मैं था। मेरे पास अपनी सुरक्षा के लिए एक बंदूक थी, लेकिन उस बंदूक की ज़रूरत मुझे कभी पड़ी नहीं थी, इसलिए मैं उस बंदूक को सिर्फ नाम के लिए रखता था। मैं नाइट शिफ्ट करने तो आया था, लेकिन मैं नाइट शिफ्ट के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि दिन भर मैंने अपने घर के कामों में समय बिताया था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही थी और थकान की वजह से मैं सो गया। मुझे सोना तो नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करता। जब मैं सोया हुआ था तभी अचानक से मुझे एक आवाज़ आई। वो आवाज़ जंगल की तरफ से आई थी और मुझे लगा कि कोई जंगली जानवर है जो उस दिशा में है। मुझे लगा कि कहीं वो मुझ पे हमला ना कर दे, इसलिए मैं बंदूक लेके तैयार हो गया और मैंने अपनी मदद के लिए अपने बाकी साथियों को भी बुला लिया और वो सारे वहीं पर आ गए और उन्होंने एक आवाज़ सुनी। हम ये आवाज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा घबरा गए और हमें लगा कि हमें चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ से वो जंगली जानवर हम पे हमला कर दे, क्योंकि जंगल ज़्यादा दूर नहीं था। हम अपनी बंदूकें लेके तैयार थे। तभी अचानक से हमने जो देखा, हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हमने देखा कि उस जंगल से एक घायल हिरण भागता हुआ बाहर आया। वो काफ़ी ज़्यादा घायल था, उसकी पीठ से खून बह रहा था और वो भागता भागता रोड की साइड आ गया था। अंधेरा था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इतना नहीं, हम उस हिरण को साफ साफ देख पा रहे थे। तभी अचानक से जो हुआ उसे देखने के बाद हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। हमने देखा कि एक 8 से 10 फुट का एक लंबा भेड़िया मानव काफ़ी ज़्यादा फुर्ती से बाहर भाग के आया और उस हिरण को अपने साथ वापस से जंगल में ले गया। और वो इतनी फुर्ती और तेज़ी से आया था जैसे कोई चीता हो। उसकी रफ्तार का कोई भी मुकाबला नहीं लग रहा था। पलक झपकते ही वो हिरण को अपने साथ कहाँ ले गया हमें खुद भी नहीं पता चला, लेकिन हमारे कानों में सिर्फ एक ही आवाज़ आई। उसकी चमकती हुई आंखें आज भी हमें याद है और वो खतरनाक मंजर याद करके हम आज भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और हम सब यही दुआ करते हैं कि हमारा सामना कभी उससे वापस ना हो। अक्षय जा रहा था अपने दोस्त आकाश के साथ, क्योंकि उसे पता चला था पास के एक गाँव में एक भेड़िया घुस आया है। उसे सरकार की तरफ से ऑर्डर मिला था कि उस भेड़िए को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और अक्षय उसी काम के लिए वहाँ जा रहा था। उसने जब अपनी कार गांव में रोकी तो वहाँ पर एक अजीब सा डर का माहौल बना हुआ था। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और लोगों के चेहरे उतरे हुए थे। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और जब अक्षय और आकाश ने उन्हें अपने बारे में बताया कि उन्हें गवर्नमेंट ने भेजा है उन गाँव वालों की मदद के लिए, तो वो सारे गाँव वाले अक्षय और आकाश के सामने ही रोने लगे, क्योंकि उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। उनके पालतू जानवरों की मौत हो चुकी थी। गांव में कई ऐसे लोग थे जिनका गुजारा बकरी पालन से होता था, लेकिन उन बकरियों को काफ़ी बुरी मौत मार दिया गया था। ये सब किसी इंसान का काम नहीं था। कुछ लोगों ने उस गांव में भेड़िए को देखने का दावा किया था। गांव वालों की बातें सुनकर अक्षय और आकाश ने फैसला किया कि वो आज की रात इसी गाँव में रहेंगे और उन्होंने पता किया कि भेड़िया आखिर आ कहाँ से सकता है। तो लोगों ने बताया कि इस गांव से थोड़ी दूर एक जंगल है और वहीं पर ये भेड़िए रहते हैं, लेकिन रात के वक्त ये भेड़िए शिकार के लिए हमारे गांव तक घुस आते हैं और हमारी भेड़ बकरियों को मार देते हैं।
अक्षय और आकाश ये बात सुन के थोड़ा सा चिंता में आ गए, लेकिन आखिरकार उन्होंने एक फैसला किया और उन्होंने गांव वालों से कहा कि रात के 6 बजे के बाद कोई घर से बाहर ना निकले और अपनी भेड़ बकरियों को भी सुरक्षित जगह पर रख दे, कहीं उन्हें बंद कर दे। और गांव वालों ने भी ऐसा ही किया। अक्षय और आकाश एक जगह खुले में ही टेंट लगा के बैठ गए। अक्षय अपनी बंदूक तैयार कर रहा था और वहीं पर आकाश आसपास नज़र रख रहा था, और ख़ासकर उस दिशा में जिस दिशा में जंगल था। आकाश और अक्षय ने एक ऐसी जगह टेंट लगाया था जो एक लौता रास्ता था जंगल से गांव तक पहुंचने का, और उन्हें पूरा यकीन था कि अगर कोई आएगा इस गांव में, चाहे वो कोई भेड़िया ही क्यों ना हो, वो इसी रास्ते से आएगा। इसलिए उन्होंने वहीं पर टेंट लगाया था। काफ़ी देर हो गई, रात के 12 बज गए। हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ था, हलचल कहीं से भी नहीं हो रही थी, हर जगह अंधेरा था। आकाश और अक्षय ने वहीं पर एक बॉनफायर कर दिया और वहीं अपने काम में लगे रहे। आकाश ने अक्षय से कहा कि अक्षय, मेरे को ज़रा टॉयलेट लगी है, मैं अभी आता हूँ, तुम आसपास का ख्याल रखना और चौकन्ने रहना, है ना, मैं अभी आता हूँ। जिसके जवाब में अक्षय ने ठीक है कहा और आकाश टॉयलेट के लिए चला गया। वहाँ आसपास कोई टॉयलेट करने की जगह नहीं थी और आकाश अक्षय को ऐसा अकेला छोड़ के कहीं दूर भी नहीं जा सकता था, इसलिए वो एक झाड़ी के अंदर चला गया और वो टॉयलेट कर रहा था। टॉयलेट करने के बाद वो जैसे ही वहाँ से निकला, तभी अचानक से उसके पीछे से कुछ हलचल हुई और एक आवाज़ आई। काफ़ी देर हो गई, आधा घंटा हो गया और अब अक्षय वहीं पर बैठा हुआ था। उसे काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी कि आकाश गया कहाँ। अगर वो उस टेंट को छोड़कर चला जाएगा तो गांव का ख्याल कौन रखेगा। उसे ये डर सता रहा था कि अगर वो आकाश को देखने गया तो हो सकता है कि भेड़िया उसके पीछे से अंदर घुस जाए, और वो ऐसा नहीं चाहता था। अक्षय ने आकाश को फ़ोन मिलाया, लेकिन आकाश का फ़ोन कोई भी नहीं उठा रहा था, जिसकी वजह से अक्षय की चिंता और बढ़ गई और उसका दिमाग खराब होने लगा। और आखिरकार उसने मजबूरी अक्षय उसी दिशा में गया जिस दिशा में आकाश टॉयलेट करने के लिए गया था, और थोड़ी ही दूर जाते ही उसे वो झाड़ी दिखी। अक्षय को यकीन हो गया था कि हो ना हो आकाश वहीं पर गया था, और वहीं पर वो आवाज़ लगाने लगा। कोई जवाब नहीं आया और अब अक्षय की चिंता और बढ़ गई थी। तभी अचानक से उसके पीछे फिर से वही आवाज़ आई। अक्षय तुरंत समझ गया कि ये कोई भेड़िया है और वो टेंट की तरफ भागने लगा, क्योंकि उसके सारे हथियार वहीं पर थे। ये गलती उसे काफ़ी ज़्यादा भारी साबित हो सकती थी, लेकिन अब क्या करे, गलती तो हो ही चुकी थी। अक्षय पूरी जान लगा के टेंट की तरफ भागता है, लेकिन जो वो देखता है उसे देख के उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखता है कि एक इंसान जैसा दिखने वाला भेड़िया काफ़ी तेज़ी से भागता हुआ अक्षय को पीछे छोड़ देता है और एक दूर सी जगह पे कहीं गायब सा हो जाता है। और ये डरावना मंजर देख के अक्षय काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, और उससे ज़्यादा घबराने वाली बात तो ये थी कि उस भेड़िए के मुंह में आकाश की लाश थी। इतना भयानक मंजर अक्षय सहन नहीं कर पाता और अपनी पूरी जान लगा के वहाँ से भागने की कोशिश करता है और टेंट तक पहुँचता है। टेंट में अपनी रखी हुई बंदूक को वो निकालता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो भेड़िया वहाँ से भाग चुका था। आकाश की मौत का असर अक्षय के दिमाग पे काफ़ी बुरी तरह से पड़ा था, और अक्षय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके रहते हुए उसके दोस्त की मौत कैसे हो सकती है। वो अपनी गलती पे पछता रहा था कि उसने आकाश को निहत्था वहाँ क्यों भेजा, क्योंकि उसे यकीन था कि अगर आकाश के हाथ में बंदूक होती तो वो भेड़िया आकाश का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा शिकारी था और उसे मार पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन निहत्था होने के कारण वो मारा गया। अक्षय और आकाश काफ़ी अच्छे दोस्त थे, लेकिन अपने दोस्त को खो देने के बाद अक्षय के दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी, और वो था गुस्सा। गुस्सा काफ़ी ज़्यादा आ रहा था अक्षय को, बस उसके दिमाग में बदला लेने की इच्छा जाग रही थी। वो सिर्फ यही सोच रहा था कि उस भेड़िए को कैसे मारा जाए और गांव वालों की जान उससे कैसे बचाई जाए, क्योंकि आज उसका दोस्त शिकार हुआ है, कल कोई गांव का आदमी शिकार होगा, क्योंकि भेड़ बकरियां वहाँ से गायब होती जा रही थी और उसको
अगर उसे शिकार नहीं मिलेगा उस भेड़िए को, तो जाहिर से बात है वो इंसानों को अपना शिकार बनाना शुरू कर देगा, जैसे उसने आकाश को बनाया। अक्षय ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। उसने एक पूरी टीम बुलाई और उसने सबको बताया कि वो भेड़िया आम नहीं है, वो इंसानों की तरह सोच सकता है, उसके पास सोचने की ताकत है, उसके पास समझने की ताकत है, और सबसे बड़ी बात, और उसके पास भेड़िए की फुर्ती है, और उसके जैसे खतरनाक ताकत भी। बाकी टीम के मेंबर्स ये सुन के हंसने लगे। उन्हें लगा कि अक्षय के दिमाग पे काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ा है अपने दोस्त की मौत का, इसलिए वो अक्षय की बातों को सीरियसली नहीं ले रहे थे। लेकिन अक्षय ने सीरियस होकर जब बोला तो बाकी टीम मेंबर्स को भी यकीन करने पे मजबूर कर दिया। पूरी टीम फिर वहीं उसी जगह पे टेंट लगा के बैठी, उसी इकलौते रास्ते पे जो कि उस गांव की तरफ जाता था, उस जंगल से। वो पूरी टीम हर दिशा में अपनी अपनी बंदूक लेके रेडी थी और सबने निशाना साध रखा था। अगर किसी भी दिशा से कोई भी भेड़िया आने की कोशिश करता तो उनकी गोली तुरंत चल जाने वाली थी। तभी अचानक से एक आवाज़ आई। यह आवाज़ सुन के पूरी टीम चौकन्नी हो गई और उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना? और सबने हाँ में जवाब दिया। और ये आवाज़ किसी इंसान की तो नहीं थी। तभी अचानक से चारों तरफ से एक आवाज़ आई। ये आवाज़ सुन के सबको पता चल गया कि एक नहीं कई सारे भेड़िए आज रात यहाँ आ रहे हैं। वो यहाँ से थोड़ी ही दूर है और कुछ ही देर में वो यहाँ पहुँच जाएंगे। अक्षय ने और पूरी टीम ने अपनी गोलियों को रेडी किया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक पूरी फोर्स को भेजने के लिए कह दिया, क्योंकि जिस हिसाब से भेड़ियों की आवाज़ आई थी वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में थे और उन भेड़ियों को मार पाना कोई आसान काम नहीं था, जिसकी वजह से हर कोई टेंशन में था। सबने निशाने पे अपनी बंदूकों को लगा रखा था, लेकिन कोई पता नहीं था कि किस दिशा से कौन सा भेड़िया हमला कर दे। वो सिर्फ एक रास्ता था जो गांव की तरफ जाता था, और अगर वो लोग भेड़ियों को गांव तक पहुंचने से रोक नहीं पाए तो न जाने कितने मासूम लोगों की जान जाएगी। इसलिए हर कोई अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उन भेड़ियों को वहीं रोकने की, और आखिरकार वो भेड़िए वहाँ पर हर तरफ आ गए और उन भेड़ियों ने उस पूरी टीम को घेर लिया। लेकिन अक्षय ने ध्यान दिया कि वो आदमखोर, वो मानव भेड़िया वहाँ पर नहीं है। ये बात उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगी, क्योंकि उसे भी यहीं होना चाहिए, और अगर वो यहाँ नहीं है तो इसका मतलब वो गांव की तरफ बढ़ रहा होगा। अक्षय ने अपनी बंदूक उठाई और पूरी टीम को कहा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पूरी टीम को लगा कि अक्षय घबरा गया है, और अक्षय ने बताया कि वो मानव भेड़िया गांव की तरफ निकल चुका है, क्योंकि यहाँ पर वो नहीं है, और अगर वो यहाँ पर नहीं है तो इसका यही मतलब बनता है कि वो गांव की तरफ निकल गया है, और ये सारे भेड़िए सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने के लिए यहाँ पर आए हैं। इन सारे भेड़ियों को तुम मौत के ठिकाने लगा दो, और मैं जा रहा हूँ उस भेड़िए को मारने। या तो मैं मरूंगा या फिर अपने दोस्त का बदला लूँगा। अक्षय अपनी बंदूक उठा के उस गांव की तरफ भागने लगता है और अपनी कार में बैठता है। वो रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ने लगता है, और तभी अचानक से वो देखता है कि तेज़ी से भागता हुआ वो आदमखोर भेड़िया गांव की तरफ बढ़ रहा है। और वो आदमखोर भेड़िया अक्षय की कार को देख लेता है और अक्षय की कार की तरफ देखता हुआ हंसने लगता है। उसे लग रहा था कि अक्षय उसे नहीं रोक पाएगा। अक्षय इंतज़ार कर रहा था कि उन दोनों का एक बार सामना हो जाए। अक्षय यही सोच रहा था कि वो उस भेड़िए को अपनी गाड़ी से कुचल देगा, लेकिन उसे मार पाना इतना आसान नहीं था। अक्षय अपनी गाड़ी को उस भेड़िए की तरफ लेकर गया, लेकिन वो भेड़िया काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला था। उसकी रफ्तार का कोई जवाब नहीं था, वो गाड़ी को पीछे छोड़ रहा था। और तभी अचानक से अक्षय उस भेड़िए को ओवरटेक कर गया और वहीं पर अपनी गाड़ी रोक दी, और यही गलती थी सबसे बड़ी। अब उस भेड़िए को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और उसने सोच लिया था कि वो गांव के लोगों को तो मारेगा ही मारेगा, और साथ में इस अक्षय को भी मारेगा। अक्षय ने पहले उस भेड़िए को
ओवरटेक किया और पहले उस भेड़िए को एक ज़ोरदार टक्कर मारी, जिसकी वजह से वो भेड़िया थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। और अक्षय अपनी गाड़ी से उतरा और अपनी गाड़ी में से अपनी बंदूक निकाली और साथ ही साथ अपनी एक आखिरी उम्मीद भी, जो उसकी लास्ट उम्मीद थी, क्योंकि अक्षय को उस भेड़िए को मौत की नींद सुलाना ही था। अक्षय ने पूरी राउंड उस भेड़िए पे चला दी, लेकिन वो भेड़िया इतना ज़्यादा फुर्तीला था कि वो सारी गोलियों से बच रहा था। और आखिरकार वही मनहूस वक्त आया और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। गोलियां ख़त्म हो गई और अक्षय के पास और गोलियां भी नहीं थी और वो भेड़िया उसी टाइम हंसने लगा। गोलियां तो खत्म हो गई, अब कैसी बचोगी? अब तो तुम गांव वालों की क्या अपनी जान भी नहीं बचा सकते। ने और ये कहकर उस भेड़िए ने अक्षय को अपने एक हाथ से आसमान में उठा लिया और अक्षय ने हंसते हुए कहा कि तुमने सही कहा, मैं अपनी जान तो नहीं बचा पाऊंगा, लेकिन मैं गांव वालों की जान तो बचा ही लूँगा। उस भेड़िए को कुछ समझ नहीं आया और वो भेड़िया हंसने लगा, लेकिन अक्षय ने फिर अपनी जेब से एक ग्रेनेड निकाला और उसकी पिन उसने तुरंत खींच दी और 2 सेकंड में वहीं पर एक ज़ोरदार ब्लास्ट हुआ और वो आदमखोर भेड़िया वहीं पर मारा गया।